दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। आज जनहित की शुरुआत आसमान में हुए एक अनर्थ से। खबर सिर्फ एक उड़ान के क्रैश होने की नहीं है, खबर उन उम्मीदों को झटका लगने की भी है जो आसमान छू रही हैं। देखिए। भारत की बड़ी उम्मीदों की उड़ान आज फेल हो गई। मेक इन इंडिया के मजबूत इरादों को आज एक झटका लगा है, क्योंकि दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट आज क्रैश हो गया। दुबई एयर शो में भारत का तेजस अपनी सुपरसोनिक रफ्तार और गरजदार आवाज से आसमान को चीरता हुआ कलाबाजियां दिखा रहा था। दुबई के अल मखदूम एयरपोर्ट पर आज एयर शो का 5वां और आखिरी दिन था। एरियल डिस्प्ले में तेजस का यह तीसरा डेमो था, लेकिन अचानक तेजस बहुत तेजी से नीचे गया, जमीन से टकराकर रगड़ता हुआ धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया। भारत में शाम के 3:45 बज रहे थे। महज 5 से 6 सेकंड भी नहीं लगे तेजस की रफ्तार बिगड़ने और उसके क्रैश होने में। सब कुछ पलक झपकते हो गया। पायलट को इजेक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं। जाहिर है ये कोई छोटी मोटी जांच है नहीं, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन आज 3 सवाल सभी के सामने। तेजस कैसे और क्यों क्रैश हुआ? क्या तेजस को इंजन ने धोखा दिया या तेजस के साथ कोई बड़ी साजिश हुई? ये 3 सवाल क्यों उठ रहे हैं, अभी इन पर आएंगे। लेकिन उसके पहले दुबई एयर शो में तेजस की उड़ान के आखिरी 1 मिनट आपके सामने रखते हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। Live crash show. Oh, flight crash, aircraft crash. Oh my God. Oh shit. Oh. तेजस के आखिरी 60 सेकंड का ये वीडियो आपके सामने हमने रखा, जिसके जरिए आपको समझ में आ गया कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। तेजस का क्रैश होना क्यों रक्षा क्षेत्र में भारत की उम्मीदों के क्रैश होने सा है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। 26 सितंबर को ही वायुसेना ने 61 साल पुराने फ्लाइंग कॉफिन मिग-21 को इस भरोसे के साथ रिटायर किया था कि अब उसके पास तेजस का दम और रफ्तार है। लेकिन 2 महीना भी नहीं हुआ कि तेजस के तेज पर आंच आ गई, वो भी दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में। तेजस पहली बार 12 मार्च 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में ऑपरेशनल ट्रेनिंग उड़ान के दौरान क्रैश हुआ था। तेजस ने 2001 में पहली उड़ान भरी थी, उसके 23 साल बाद हुआ था ये बड़ा हादसा। जैसलमेर में इस क्रैश के पीछे इंजन फेल होने की बात आई थी, लेकिन दोनों पायलट बच गए थे, वक्त रहते सुरक्षित निकल गए थे। दुबई एयर शो में जो हुआ ये तेजस के जीवन के 25 साल में दूसरा बड़ा हादसा है।
ये दुनिया के सामने तब हुआ जब रक्षा क्षेत्र में भारत नई ताकत बन रहा है। इस बार पायलट को सुरक्षित बाहर निकलने का वक्त ही नहीं मिल पाया। सवाल यह है, दुबई एयर शो में तेजस का क्रैश होना भारत के लिए एक लड़ाकू विमान और एक जाबाज पायलट का नुकसान भर है, या ये नुकसान इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? क्या इस डैमेज से डिफेंस इंडस्ट्री डिफेंसिव हो जाएगी? दुबई एयर शो में 115 देशों की एरोस्पेस कंपनियां अपने विमान, हथियार और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी लेकर आई थीं। रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन के एयरक्राफ्ट के बीच भारत अपने तेजस का दम दुनिया को दिखाने पहुंचा था। तेजस की 2 उड़ानें आसमान चीर देने वाली रही, लेकिन तीसरी उड़ान हादसे में तब्दील हो गई। और अब आगे बढ़ते हुए तेजस की वो 4 खूबियां दिखाते हैं जो इसे सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज जैसे फाइटर जेट से अलग खड़ा करती हैं। तेजस की सबसे खास बात यह है कि इसके 50% कल पुर्जे भारत में ही तैयार हुए हैं। इसमें इजराइल का ELM-2052 रडार है, जिससे ये एक बार में 10 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। तीसरी खूबी है छोटा रनवे। यह सिर्फ 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ की हैरान करने वाली क्षमता रखता है। और चौथी बड़ी खूबी यह है कि ये बाकी लड़ाकू विमानों से हल्का है। हल्का वजन इसे सुपरसोनिक रफ्तार, हल्का होने की वजह से सुपरसोनिक रफ्तार इसे ये देता है। तेजस एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और इसकी रफ्तार होती है 2205 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, जो वर्ष 2030 तक 180 जेट बनाने के लिए 3 प्रोडक्शन लाइन में काम कर रहा है। तेजस की रफ्तार और भारत की आत्मनिर्भरता दुनिया के कई देशों की आंखों में खटकती भी है। इसमें अमेरिकन कंपनी GE एरोस्पेस का F404 IN-20 जेट इंजन इस्तेमाल होता है। बीच बीच में इंजन की डिलीवरी में देरी की बातें भी सामने आई थी। ऐसा माना गया था कि अमेरिका दबाव के तौर पर उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश करता है। वैसे अभी यह कहने का कोई आधार नहीं है कि तेजस के साथ कोई साजिश हुई है, लेकिन इसके संकेत जरूर हैं कि दुबई एयर शो में तेजस को मोहरा बनाकर भारत की रक्षा क्षमता के खिलाफ एक सुनियोजित प्रपंच चल रहा है। तेजस क्रैश होते ही दुबई एयर शो में अफरा तफरी मच गई। दरअसल 17 नवंबर को जब तेजस दुबई एयर शो में परफॉर्म करने पहुंचा था, तो उसके फ्यूलेज से कुछ लिक्विड गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें तेजस के नीचे कुछ पेपर बैग रखे हुए हैं और तेजस से एक लिक्विड लीक होता हुआ नजर आता है। इस लिक्विड लीकेज के वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालकर पाकिस्तानियों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि तेजस का तेल लीक हो गया है। इस वीडियो को ज्यादातर पाकिस्तानी हैंडलर्स से शेयर किया गया। हैंडलर्स ने शेयर किया और तेजस को बदनाम करने का बाकायदा ट्रेंड चलाया गया था। पाकिस्तान का मकसद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेड इन इंडिया तेजस की विश्वसनीयता को बदनाम करने का था, लेकिन भारत सरकार ने पहले ही यह प्रोपेगेंडा फेल कर दिया। भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने पाकिस्तान के फर्जी दावे का फैक्ट चेक करते हुए बताया कि तेजस से टपकता हुआ तरल पदार्थ ना तो इंजन ऑयल था और ना ही फ्यूल। तेजस से लीक होने वाला लिक्विड कोइंडर वाटर था, यानी कि संघनित पानी, जो तेजस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम की वजह से बनता है। कई बार आपने गाड़ियों में भी इस तरह की स्थिति देखी होगी, यानी कि पाकिस्तान जो चाहता था उसके मंसूबे पर हमने पानी फेर दिया। तेजस से लीक होती हुई जो चीज वो वायरल कर रहा था पानी था, जैसे घरों में AC से निकलता है। दुबई जैसे नमी वाली जगहों पर ऑपरेट करने के लिए एयरक्राफ्ट से इस कंडेंस्ड वाटर को जानबूझकर निकाला जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे तेजस में फ्यूल लीकेज बताकर फेक प्रोपेगेंडा चलाया था। और आज तेजस के क्रैश होने के बाद भी इस हरकत से वो बाज नहीं आया। पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि हर लीक होने वाली चीज फ्यूल नहीं होती। दुबई एयर शो में पाकिस्तान के मेड इन चाइना JF-17 फाइटर जेट से भी ऐसे ही पानी लीक हो रहा था। इस समय उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को यह देखकर भी नहीं दिखा होगा, क्योंकि असल मकसद उनका तेजस को बदनाम करने का था। इसीलिए कयास तो अब यह भी लगाए जा रहे हैं कि तेजस क्रैश होने में भी कोई पाकिस्तानी साजिश तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर तेजस के लीक होने की झूठी खबर उड़ाई गई, तेल लीक होने की, ताकि तेजस के क्रैश होने के बाद सबको यही लगे कि यह तेल लीक से ही हादसा हुआ होगा।
बहरहाल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का इंतजार अब पूरे देश को है, जिसमें सच सामने आएगा। जनहित में आगे बढ़ेंगे और अब दिल्ली बम धमाके से जुड़े वो विस्फोटक खुलासे आपको दिखाने जा रहे हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा आतंकी मॉड्यूल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहा था। बाकायदा कॉरपोरेट सेक्टर की तरह हर आतंकी का रोल तय था। मॉड्यूल का हर आतंकी अपने काम को अंजाम देने में जुटा था, लेकिन सबका मकसद एक था। आपको एक एक करके बताते हैं कि टेरर मॉड्यूल में किसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी। मौलवी इरफान अहमद शोपिया में एक मस्जिद का मौलवी, इसकी जिम्मेदारी थी कश्मीर नौजवानों का ब्रेन वॉश करके जैश ए मोहम्मद से उनको जोड़ना। आतंकी डॉक्टरों को इसी ने टेरर मॉड्यूल से जोड़ा था। डॉक्टर शाहीन सईद लखनऊ की रहने वाली अल-फलाह यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रोफेसर, इसकी जिम्मेदारी थी टेरर मॉड्यूल के लिए फंड इकट्ठा करना। सारी टेरर फंडिंग संभालती थी और हिसाब किताब भी पूरा रखती। आमिर रशीद कश्मीर का रहने वाला, इसकी जिम्मेदारी थी टेरर मॉड्यूल के लिए लॉजिस्टिक मुहैया करवाना। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल I-20 कार का इंतजाम भी इसी ने किया था। डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, इसकी जिम्मेदारी ब्लास्ट के लिए विस्फोटक इकट्ठा करना। इसी ने फरीदाबाद में विस्फोटक जमा करने के लिए किराए का बकायदा मकान लिया हुआ था। डॉक्टर आदिल कश्मीर का निवासी सहारनपुर में प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा था, इसकी जिम्मेदारी थी टेरर मॉड्यूल के लिए हथियारों का इंतजाम करना। टेरर अटैक के लिए बंदूकें और कारतूस का इंतजाम इसी ने किया था। डॉक्टर उमर नबी मोहम्मद कश्मीर का रहने वाला, दिल्ली में सुसाइड ब्लास्ट इसी ने किया था, इसकी जिम्मेदारी थी अमोनियम नाइट्रेट से बम बनाने की। सुसाइड ब्लास्ट से पहले वीडियो बनाकर सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहरा रहा था। जसीर बिलाल उर्फ दानिश, इसकी जिम्मेदारी थी ड्रोन रॉकेट में विस्फोटक बांधकर रिमोट से ब्लास्ट करना। हमास की तरह टेरर अटैक करने की साजिश का यह हिस्सा था। अभी तक की जांच में पकड़े गए सारे आतंकवादियों की भूमिका सामने आ चुकी है, लेकिन डॉक्टर्स के इस टेरर मॉड्यूल में सबसे बड़ा रोल डॉक्टर शाहीन निभा रही थी, जिसे आप इस टेरर मॉड्यूल की ऑलराउंडर आतंकी भी कह सकते हैं। अभी तक जो पता लगा है उसके मुताबिक डॉक्टर शाहीन इस टेरर मॉड्यूल की चीफ फाइनेंस ऑफिसर यानी कि CFO थी, जो टेरर फंडिंग से लेकर खर्चों को मैनेज करती थी। डॉक्टर शाहीन ही इस टेरर मॉड्यूल की चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर यानी कि CHRO भी थी, जो अपनी टीम में शामिल करने के लिए लड़कियों और महिलाओं के नाम फाइनल करती। डॉक्टर शाहीन ही इस पूरे मॉड्यूल की चीफ कमांडिंग ऑफिसर यानी कि CCO भी थी, जो इस टेरर मॉड्यूल में जैश की कमांडर के तौर पर काम कर रही थी। इस टेरर मॉड्यूल की फंडिंग को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उसमें सारे तार सीधे डॉक्टर शाहीन से जुड़ रहे हैं, जो इंटरनेशनल हवाला रैकेट के जरिए भारत में बड़े आतंकी हमले के लिए कैसे फंडिंग इकट्ठा कर रही थी। इसका खुलासा करने वाली हमारी ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। महिला आतंकियों की रिक्रूटर डॉक्टर शाहीन, जैश मोहम्मद की ऑपरेटर डॉक्टर शाहीन, टेरर मॉड्यूल की डॉक्टर सर्जन डॉक्टर शाहीन। और अब खुलासा हुआ है कि डॉक्टर शाहीन ही टेरर मॉड्यूल की चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी थे। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल फोन की जांच और पूछताछ में डॉक्टर शाहीन के रोल का खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक जैश मोहम्मद और अलकायदा के हैंडलर बिटकॉइन के जरिए डॉक्टर शाहीन को पैसे भेजते थे। डॉक्टर शाहीन बिटकॉइन को 10 से ज्यादा अकाउंट्स में विड्रॉ करती थी। बिटकॉइन के जरिए डॉक्टर शाहीन को आतंकी संगठनों से 9 लाख रुपए से ज्यादा की फंडिंग हो चुकी थी। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन के पास हवाला के जरिए 6 लाख रुपए से ज्यादा सऊदी अरब, तुर्की और सीरिया से आए थे। इसी पैसे का इस्तेमाल विस्फोटक और हथियार खरीदने से लेकर आतंकियों की भर्ती तक में किया जा रहा था। अब तक की पूछताछ में ये सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन पैसों का इंतजाम करने के लिए चंदा भी इकट्ठा करती थी और लोगों को ये समझाती थी कि वो गरीब मुसलमानों के सस्ते इलाज के लिए एक अस्पताल बनाना चाहती है। इसी बहाने वो लोगों से आतंक के इस कामकाज के लिए चंदा इकट्ठा करती थी। और उसके अलावा ये भी जांच में सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन ने खुद भी इस आतंक की फंडिंग में अपनी कमाई से 4 लाख रुपए का एक पूरा योगदान दिया था, जिससे नेटवर्क का, ये जो आतंकी नेटवर्क का सारा पैसे का पूरा खेल है वो चलता रहे।
टेरर मॉड्यूल के लिए पैसों का इंतजाम करने से लेकर पैसों का इस्तेमाल करने तक सारी जिम्मेदारियां डॉक्टर शाहीन ही संभालती थी। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक शाहीन के पास 7 बैंक खातों की जानकारी मिली है। इसमें कुछ प्राइवेट बैंक और कुछ सरकारी बैंक में अकाउंट हैं। इनमें से 3 बैंक अकाउंट कानपुर, 2 लखनऊ और 2 दिल्ली के बैंकों में हैं। डॉक्टर शाहीन के बैंक खातों में पिछले 7 साल में करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। डॉक्टर शाहीन टेरर फंडिंग जुटाने के लिए अक्सर विदेश यात्रा भी करती थी और टेरर फंड रेजिंग मीटिंग भी करती थी, जिसका पता तब लगा जब डॉक्टर शाहीन के पास से जांच एजेंसियों को 3 पासपोर्ट मिले, जिसमें एक पासपोर्ट लखनऊ, दूसरा पासपोर्ट कानपुर और तीसरा पासपोर्ट दिल्ली के पते पर बना है। पासपोर्ट की जांच में पता चला कि शाहीन 3 बार पाकिस्तान भी गई है और अलग अलग फर्जी पासपोर्ट से 6 बार दूसरे देशों की यात्रा कर चुकी है। भारत में पकड़े गए डॉक्टर्स के इस टेरर मॉड्यूल को पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद से जोड़ने वाली कड़ी डॉक्टर शाहीन ही थी। इस बात की चर्चा तो अब पाकिस्तान तक में हो रही है। मौलाना मसूद साहब की वहाँ पे बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर, और साथ साथ हाफिज सईद साहब की भी एस्टेब्लिशमेंट है, और इन्हें सिर्फ पाकिस्तान ने रोका हुआ था। इनको बाकायदा बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था कि आपने कोई किसी किस्म की हरकत नहीं करनी। इंडिया को ये महसूस हो जाना चाहिए कि हमने उन लोगों को खोल दिया है जिनको बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने कंट्रोल किया था। अब पाकिस्तान ज़ाहिर अपना हाथ खींच लेगा। अब पाकिस्तान हाथ खींचेगा तो फिर तकलीफ ज़ाहिर इंडिया को होगी। अब इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? डॉक्टर्स के इस टेरर मॉड्यूल को जैश ए मोहम्मद ने तैयार किया था। इसका कबूलनामा पाकिस्तान में किया जा रहा है, जिसके सबूत गिरफ्तार आतंकवादियों के पास से बरामद मोबाइल फोन भी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन में करीब 200 ऑडियो वीडियो क्लिप मिली, जिनमें जैश चीफ मसूद अजहर और दूसरे जैश कमांडर की जहरीली तकरीरों का वीडियो भी है। और इतना ही नहीं, आईसिस से जुड़े आतंकी हमलों के कई वीडियो भी मुजम्मिल के फोन से मिले हैं। करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग, बम मेकिंग और केमिकल रिएक्शन की रिसर्च से जुड़े हुए हैं। मुजम्मिल के फोन से दिल्ली, यूपी, मुंबई समेत कई राज्यों के धार्मिक स्थलों और बड़े बड़े मार्केट्स के वीडियो भी बरामद किए गए हैं, जो इस टेरर मॉड्यूल के जैश ए मोहम्मद से डायरेक्ट लिंक का सबूत है। और अब पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी ये कबूल कर लिया है कि लाल किला ब्लास्ट उसने ही करवाया था। सुनिए। मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा, और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। पाकिस्तान का भविष्य में वैसे क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं, और जितने भी इस तरह के कबूलनामे होंगे वो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह से बेनकाब करेंगे। जनहित में आगे बढ़ते हुए वो खबर जो इस देश के करीब 25 करोड़ स्कूलों में बच्चों के मम्मी पापा के लिए, माँ बाप के लिए बेहद ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को स्कूल उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए भेजते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से देश के 6 शहरों से बेहद डराने वाली खबरें सामने आई हैं। 6 शहरों के 6 स्कूल 6 बच्चों के लिए मौत की पाठशाला साबित हुए। दिल्ली में एक नामी स्कूल में पढ़ने वाले 16 साल के लड़के ने मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। उसने सुसाइड नोट में जानलेवा कदम के लिए स्कूल के ही कुछ टीचर्स को जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र के जालना से आज ही ऐसी दिल दुखाने वाली खबर आई, जहां पर 13 साल की एक बच्ची ने स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके माता पिता का आरोप है कि बेटी ने टीचर्स के उत्पीड़न से तंग आकर जान दी है। प्रयागराज के एक प्राइवेट स्कूल से पेरेंट्स को डराने वाली खबर आई। वहां 15 साल के एक स्टूडेंट की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आरोप है कि स्कूल की लापरवाही से बच्चा करंट की चपेट में आ गया और अपनी जान गंवा बैठा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में तो जो हुआ उसे सुनकर आप कांप उठेंगे। वहां एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 14 साल की बच्ची ने आत्मदाह कर लिया। आरोपों के मुताबिक स्कूल के शिक्षकों के रवैये से तंग आकर बच्ची ने आत्मघाती कदम उठाया। हाल ही में जयपुर के एक बेहद मशहूर प्राइवेट स्कूल की 10 साल की छात्रा ने स्कूल कैंपस में ही 4थी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। उसकी मौत के लिए स्कूल मैनेजमेंट को ही दोषी बताया जा रहा है। और इसके पहले महाराष्ट्र के पालघर के एक स्कूल ने हद कर दी थी।
12 साल की बच्ची देर से स्कूल पहुंची तो उसे 100 बार उठक बैठक की सजा दी गई, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जिस स्कूल में बच्चे जिंदगी बनाने जाते हैं वही स्कूल उनकी मौत की वजह बन जाए तो उससे खौफनाक और अफसोसनाक कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ने वाला शौर्य एक्टर बनना चाहता था, लेकिन आरोपों के मुताबिक स्कूल के ही कुछ टीचर्स उसकी मौत के डायरेक्टर बन गए। थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक शौर्य की आप बीती आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले स्कूल के बाहर की तस्वीरें देखिए, जहां 16 साल के शौर्य पाटिल के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। ये विरोध प्रदर्शन स्कूल में पढ़ने वाले तमाम बच्चों के माता पिता कर रहे हैं। We want justice. We want justice. Justice for Shaurya. Justice for Shaurya. Justice for Shaurya. Justice for Shaurya. घटना 18 नवंबर की है, जब सेंट कोलंबस स्कूल के स्टूडेंट शौर्य पाटिल ने राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। उसे फौरन बीएल कपूर हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। शौर्य के बैग से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखी बातें एफआईआर में दर्ज हैं। मौत से पहले शौर्य ने लिखा था, आई एम वेरी सॉरी, मैंने ये किया पर मुझे इतना स्कूल वालों ने बोला कि मुझे करना पड़ा। अगर मेरा शरीर काम लायक बचे तो कृपया इसे किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। मेरे पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया, आई एम वेरी सॉरी, मैं उनको कुछ नहीं दे पाया। सॉरी भैया, मैं बदतमीज़ था। सॉरी मम्मी, आपका इतनी बार दिल तोड़ा, अब लास्ट बार दिल तोड़ूंगा। स्कूल की टीचर्स अब हैं ही ऐसी कि क्या बोलूं। युक्ति मैम, पाल मैम, मनु कालरा, मेरी लास्ट विश है इनके ऊपर एक्शन ले। मैं नहीं चाहता कोई बच्चा मेरी तरह कुछ करे। शौर्य की एक एक बात हिला देने वाली है। बेटे की मौत से माता पिता सदमे में हैं। शौर्य का परिवार महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला है। उसके पापा का दिल्ली में कारोबार है। अभी वो अंतिम संस्कार करने सांगली गए हुए हैं। वहां से उन्होंने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। 18 तारीख को उसने एक इंसिडेंट हुआ, राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से उसने जाके कूद के छलांग लगाई। लेकिन 3 दिन पहले उसके साथ जो युक्ति महाजन मैडम ने बोला था, वो पेरेंट्स को बोला कि हम टीसी देंगे तेरा और स्कूल से निकाल देंगे। तो जिस बच्चे के 10th के एग्जाम के अगर 10 दिन पहले प्री बोर्ड से पहले अगर उसको टीसी मिलेगा तो क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो। पैर फिसल करके गिरा था स्कूल में। तो वहाँ पे जो मैडम थी उन्होंने उसको डांटा कि तू जानबूझ के गिरा है। इसने बोला नहीं मैम, मैं गिरा नहीं, मेरा पैर फिसला है। ये रोने लगा तो बोलते ये रोने का नाटक ड्रामा मत कर। इन टीचरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। ये हमारी सब पेरेंट्स की तरफ से हम मांग करते हैं। इस मामले में दिल्ली सरकार ने भी एक्शन लिया है। जांच के लिए 5 सदस्यों की टीम बनाई गई है। 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके साथ ही स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल अपराजिता पाल, कोऑर्डिनेटर मनु कालरा और 2 टीचर युक्ति महाजन और जूली वर्गीस को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन इस कार्रवाई से सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स खुश नहीं हैं। वो आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। हमारे बच्चे को यहाँ पे इतना प्रताड़ित करा जा रहा है, इतना इंसल्ट करा जा रहा है टीचर्स द्वारा। 3-4 टीचर्स के बच्चा जो है अपने सुसाइड नोट पे नाम लिख के गया हुआ है। उन टीचर्स को हमारे इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद सस्पेंड किया गया है। हम उसकी रेस्टिगेशन की मांग करते हैं। जो गलत कर रहा है उसको अरेस्ट करना फर्ज बनता है प्रशासन का। और स्कूल के जो प्रबंधक हैं उन्होंने अभी तक क्यों नहीं जो एक कठोर कदम उठाना चाहिए, हम पेरेंट्स के लिए क्यों नहीं उठाया गया। हमारे बच्चे ने जो भी किया है, लेकिन स्कूल का हैरेसमेंट की वजह से किया। देखो सर, कोई भी बच्चा अपना जान अब इतनी आसानी से नहीं देगा। इनके भी बच्चे, इन्हें भी सोचना चाहिए कि बच्चों के साथ किस लैंग्वेज बात करनी चाहिए, किस तरह से बात होनी चाहिए। यकीनन जो दिल्ली में शौर्य के साथ हुआ वो बेहद भयावह है। हर माता पिता को झकझोर देने वाला है। अब फिर कोई बच्चा अपनी जिंदगी को यूं खत्म ना करे, इसके लिए जनहित में कुछ सुझाव आपको देना चाहेंगे। माता पिता अपने बच्चों के स्कूल से लौटने पर यह जरूर पूछें कि आज आपने स्कूल में क्या क्या किया, आपका दिन कैसा गुजरा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अगर बच्चा किसी दूसरे बच्चे की शिकायत करे कि फला बच्चे ने उसे परेशान किया, चिढ़ाया, मजाक उड़ाया, गंदी बात कही, तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। अपने बच्चे के क्लास टीचर से बात करें, इसकी शिकायत करें।
ज़रूरी हो तो उस बच्चे के पेरेंट्स से भी बात करें जिसने आपके बच्चे को तंग किया हो। अगर आपका बच्चा किसी टीचर की शिकायत करे कि फला सर या मैम ने मुझे जो बोला या मेरे साथ जो किया वो बहुत बुरा लगा, तो आप इसे भी नज़रअंदाज नहीं करें, तुरंत क्लास टीचर से बात करें। क्लास टीचर के लेवल पर समाधान ना मिले तो कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल से आप ज़रूर मिलें। आजकल स्कूलों में नियमित रूप से पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती है। पीटीएम को अनदेखा नहीं करें, इसमें ज़रूर जाएं। अगर आपको लगता है कि स्कूल में ही दिक्कत है तो बच्चे की खातिर स्कूल बदलने में भी आपको देर नहीं करनी चाहिए। सरकारी विभाग या ज़रूरत पड़ने पर पुलिस से भी आप संपर्क करें। और एक और सुझाव, कई बार कुछ बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है जिसका सही आकलन आप खुद ही कर सकते हैं। अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो टीचर की सलाह या शिकायत को अनसुना ना करें। ऐसी बात हो तो बच्चे की खुद या किसी काउंसलर से काउंसलिंग ज़रूर कराएं। और सबसे ज़रूरी सुझाव यह है कि घर का माहौल ऐसा हो कि बच्चा अपनी हर छोटी बड़ी बात आपसे ज़रूर शेयर करे। गलत या सही कोई भी बात करने में बच्चे को ज़रा भी हिचक नहीं हो। आगे बढ़ते हुए जनहित में अब राजनीतिक खबरों का रुख कर लेंगे। बिहार की सियासत में आज बड़ा उलटफेर हो गया। 20 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया। नीतीश को पुलिस के दम पर ही सुशासन बाबू कहा जाता था। अब सम्राट चौधरी को बिहार का ये सबसे मजबूत विभाग दिया गया है। यानी सम्राट चौधरी अब बिहार में कानून व्यवस्था कंट्रोल करने का चेहरा होंगे। सुशासन स्थापित रखने की जिम्मेदारी सम्राट के कंधों पर होगी। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर और एनकाउंटर का दौर बिहार में भी शुरू हो सकता है। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं तब से वो गृह मंत्रालय का जिम्मा अपने पास रखते आ रहे हैं। पहली बार बीजेपी ने उनसे ये विभाग ले लिया है। अब डिप्टी सम्राट चौधरी बिहार में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। पिछली बार सम्राट के पास वित्त मंत्रालय था, अब गृह मंत्रालय आ गया है। एक तरीके से बीजेपी ने साफ कर दिया है कि एनडीए में नीतीश के असली उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी ही हैं। गृह मंत्रालय को लेकर बीजेपी और जेडीयू में सहमति नहीं बन पा रही थी। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली और पटना में इसको लेकर कई दौर की मीटिंग हुई थी। सूत्रों के हवाले से कई तरह की शर्तों की बात भी आई थी, लेकिन बीजेपी ने जो चाहा वो लिया। गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग भाजपा के माननीय सम्राट चौधरी जी को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा विश्वास उन पर दिखाया है। निश्चित रूप से यह विश्वास जो पिछले टर्म में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने एक साथ मिलकर कदम डालकर बिहार का विकास किया, यह उसी समन्वय का परिणाम है। खबर थी कि जेडीयू चाहती है डिप्टी सीएम एक हो, बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए। खबर थी कि गृह मंत्रालय नीतीश नहीं छोड़ना चाहते, सम्राट गृह मंत्रालय ले गए। चर्चा थी कि जेडीयू स्पीकर पद अपने पास रखना चाहती है। बीजेपी के प्रेम कुमार का नाम लगभग तय है। कहा जा रहा था कि बीजेपी और जेडीयू के बराबर बराबर मंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने 14 बनाए, जेडीयू महज 8 बना पाई। अब मूल्यांकन और विश्लेषण आप करते रहिए। बीजेपी और जेडीयू ने लगभग बराबर की सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी का इस वक्त अपर हैंड है। सम्राट के पास गृह मंत्रालय का जाना बिहार में पावर ट्रांसफर प्रक्रिया की शुरुआत है। जिस तरह से सम्राट चौधरी जी को उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय मिला, यह स्पष्ट संकेत है कि जनता दल यू और एनडीए की राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चलेगी। नीतीश कुमार जी से तो अभी सिर्फ गृह विभाग छीना गया है, कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन ली जाएगी और उसके बाद उनसे उनका जदयू भी छीना जाएगा। नई सरकार में विजय सिन्हा को भूमि और राजस्व मंत्रालय मिला है। दिलीप जायसवाल अब उद्योग मंत्री हो गए हैं। रामकृपाल यादव के पास कृषि मंत्रालय गया है। श्रेयसी सिंह सूचना और खेल संभालेंगे। बाकी बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। बिना विधायक मंत्री बने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्रालय का विभाग दिया गया है। बिहार में सरकार बन गई, मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया और अब चुनावी राजनीति का केंद्र पश्चिम बंगाल बनने वाला है।
या यूं कहिए बनने लगा है। बिहार की तरह ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी इससे परेशान हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से प्रक्रिया रोकने की मांग की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राशन पानी लेकर हमलावर है। उसका कहना है कि ममता घुसपैठियों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेक पोस्ट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। एसआईआर प्रक्रिया के बीच सैकड़ों बांग्लादेशी वापस अपने देश जा रहे हैं। बीजेपी के नेता दिल्ली से कोलकाता तक मुद्दा बना रहे हैं, तो ममता बनर्जी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर रोकने की मांग कर रही है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को अंग्रेजी में लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। ममता का आरोप है कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की कोई योजना नहीं है। बीएलओ दबाव में है। इस स्थिति में जहां जनता की परेशानियां इतनी बढ़ रही हैं, जहां बीएलओस के ऊपर इतने दबाव है, इस स्थिति में एसआईआर एक्सरसाइज को तुरंत स्थगित करना चाहिए। बीजेपी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं। उनकी पार्टी के समर्थक बीएलओ को धमका रहे हैं। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक संदेह के घेरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही हैं। हम जानते हैं बीएलओस कौन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज। उनको लगातार धमकी दिया जा रहा है टीएमसी के गुंडों के द्वारा। बंगाल की राजनीति की इस वक्त क्या अहमियत है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि आज बीजेपी ने इस मुद्दे पर 2 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसा ही एक प्रयास कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने किया जब बिहार में एसआईआर हो रहा था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उस एसआईआर पे रोक नहीं लगाई थी। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जिनको संविधान अधिकार नहीं देता है कि वो वोट डाले, ममता बनर्जी उनके वोट के सहारे पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे चुनाव जीतती हैं। अब वो जा रही हैं तो उन्हें दिक्कत हो रही है। बीजेपी तो यहाँ तक मांग कर रही है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को सफल करना है तो अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में रिक्वेस्ट है, मेरा विनती है, आप 356 तो नहीं करेंगे लेकिन 355 तो लगाओ। 355 लगाना बहुत जरूरी है। जब तक 355 नहीं होगा तो हमको लग रहा है, डर है लास्ट तक एसआईआर होगा क्या नहीं होगा। अनुच्छेद 355 का मतलब ये हुआ कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार दखल देकर प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करा सकती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव अप्रैल मई महीने में होने वाले हैं। इस प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी मंगलवार को बनवांग में बड़ी रैली करने जा रही है। एक चुनाव महाराष्ट्र में भी होने वाला है। नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में नगर निगम के चुनाव की भी घोषणा होने वाली है। लेकिन महाविकास अघाड़ी के लिए ये चुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एकता से सबसे ज्यादा किसी को दिक्कत है तो वो है कांग्रेस। पार्टी नहीं चाहती कि राज ठाकरे गठबंधन का हिस्सा हों, लेकिन उद्धव इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी के नेता के सामने ये थप्पड़ कांड पिछले हफ्ते हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नगर निकाय चुनाव के माहौल में इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में बढ़ने लगी है। राज ठाकरे महाराष्ट्र में भाषा विवाद के सबसे बड़े चेहरे हैं। उत्तर भारतीय बनाम मराठी की लड़ाई को हवा देते रहे हैं। इन्हीं कारणों से कांग्रेस नहीं चाहती कि राज ठाकरे नगर निगम चुनाव में अघाड़ी का हिस्सा हो। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना बड़ी पार्टी रही है। तीनों ने एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछले दिनों मराठी वोट बैंक के लिए
उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से हाथ मिला लिया तो कांग्रेस ने भी साफ साफ कह दिया कि अगर राज ठाकरे आपके साथ हैं तो हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तब से कांग्रेस अकेले बीएमसी और बाकी नगर निगम में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस को साथ लेकर अघाड़ी बनाए रखने के पक्ष में है। इसके लिए उद्धव कांग्रेस हाईकमान के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। हमारी विचारधारा वही है कि जो सबको साथ में लेके चले, जो समता बंधुता न्याय स्वातंत्र पे, देश के संविधान को माने और लोकशाही पे रहे। असल में मराठी वोटों के लिए राज और उद्धव तो साथ आ गए, शिंदे के खिलाफ दोनों ने हाथ मिला लिया, लेकिन उद्धव कैंप को लगता है कि कांग्रेस अगर अलग लड़ी तो फिर अल्पसंख्यक वोट उनके पास से चला जाएगा। ऐसे में से मराठी वोट के दम पर जीतना आसान नहीं रहने वाला है। अब इसमें एक और खेल है। कांग्रेस चाहती है शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन शरद पवार चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे भी गठबंधन का हिस्सा हो। अब अगले हफ्ते कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के बीच बैठक है, जिसमें गठबंधन के स्वरूप पर बात होगी। शरद पवार अगर कांग्रेस को राज ठाकरे के नाम पर मना लेते हैं तो ठीक, नहीं तो सूत्र बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे प्लान बी के तहत पवार और राज ठाकरे को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस अकेली पड़ जाएगी। यानी महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में अघाड़ी एकजुट होकर लड़ेगा, ऐसा दिख नहीं रहा है। भाषा के नाम पर राजनीति ठाकरे परिवार की पहचान है। उत्तर भारतीय और मराठियों के बीच खाई पैदा करने का काम राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के लोग करते हैं। अब इसी नफरत के चक्कर में 2 दिन पहले एक मराठी छात्र को मराठी लोगों ने ट्रेन में पीट दिया। नतीजा ये हुआ, 19 साल के छात्र ने परेशान होकर खुदकुशी कर ली। अब देश पूछ रहा है कि अर्नब की मौत का जिम्मेदार कौन है। थोड़ा आगे बढ़ जाओ, बस यही तो कहा था 19 साल के अर्नब ने। लेकिन आरोप है कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले अपराधियों ने अर्नब को इतना पीटा कि वो ये सदमा नहीं सह सका। घर में मातम है, मां परेशान है, पिता को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस अर्नब ने खुदकुशी की है वो मूल रूप से मराठी है, लेकिन चलती ट्रेन में उसने हिंदी में बात की थी। भाषा के ठेकेदारों को ये पसंद नहीं आया था। रोज की तरह अर्नब लोकल ट्रेन से मुलुंड अपने कॉलेज जा रहा था। ट्रेन में धक्का लगने के बाद बहस हुई। अर्नब ने हिंदी में बात की तो पास में खड़े लोगों ने पिटाई कर दी। ट्रेन से धक्का देने की कोशिश भी की। डर के मारे अर्नब एक स्टेशन पहले ही उतर गया। घटना 18 नवंबर की है। अर्नब ने पूरे मामले के बारे में उसी दिन पिता को जानकारी दी थी। अर्नब ने पिता को बताया था कि सुबह की ट्रेन से कॉलेज जा रहा था। ट्रेन में भीड़ की वजह से झटके लग रहे थे, तो उसने एक हिंदी बोलने वाले यात्री से आगे बढ़ने को कहा। तभी दूसरे यात्री ने अर्नब को थप्पड़ मारते हुए कहा, क्या तुम मराठी नहीं बोल सकते? मराठी बोलने में शर्म आती है। इसके बाद कुछ और लोगों ने उससे मारपीट की। अर्नब के पिता जितेंद्र खैरे के मुताबिक बेटे ने डर के मारे सारी बात पिता को बताई। अर्नब कल्याण ईस्ट के 30 गांव नाका इलाके का रहने वाला था। रात को घर लौटकर उसने खुदकुशी कर ली। मुलगा नेहमीप्रमाणे कॉलेजला निघाला। सकाळी ट्रेनमध्ये बसून जात असताना त्याला ट्रेनमध्ये धक्काबुक्की लागत होती, तर समोर त्याचा एक हिंदी भाषिक होता। आता तो कुठला होता ते मी असं सांगू शकत नाही की तो यूपीचाच होता की कुठला होता। तो भाई थोड़ा आगे धक्का दो, मेरे ऊपर धक्का आ रहा है। तर त्याच्या प्रवासी बाकीचे प्रवासी होते त्यांनी डायरेक्ट त्याच्या कानाखाली मारला आणि एक पहिल्यांदा मारला आणि त्याला सांगितलं की तुला मराठी बोलता येत नाही का, मराठी बोलायची लाज वाटते काय। आणि पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये घटना महाराष्ट्र में भाषा की सियासत करने वालों के मुंह पर तमाचा है, महाराष्ट्र के माथे पर लगा कलंक है। और अब आज का जनहित मंत्र। कान भरने वाले लोग किसी से उलझते नहीं हैं, बस आग लगाकर किनारे हो जाते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।